हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका रोएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 से जो हिंद हिंद चीन में राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवादी आंदोलन, जो हिंद चीन में जो चीन में जो आंदोलन हुई थी उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक प्रश्न दिया हुआ है। क्या प्रश्न दिया हुआ है, जरा प्रश्न को ध्यान से सुनिए। कहता है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी के विकास का वर्णन करें। यानी कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि हिंद चीन में यानी राष्ट्रवादी के विकासों का वर्णन करें। तो सबसे पहले कहता है कि हिंद चीन में जो राष्ट्रवादी का विकास का जो हुआ था वो कैसे विकास का रूप लिया, यानी डेवलप कैसे किया, यानी इसी के बारे में बात करने बोलता है कि डेवलप किया तो कैसे किया। ठीक है, यानी डेवलप के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले कहता है कि 20वीं सदी यानी कि 20वीं शताब्दी में फ्रांस ने हिंद चीन को अपना, ठीक है, यानी हिंद चीन को अपना उपनिवेश बना रखा था। ठीक है, यानी सोचने वाली बात है कि वो क्या किया था, उपनिवेश बना रखा था। उसी सदी में यानी कि सदी में महान लेखक, यानी उसी सदी में महान लेखक फान बोई चाउ, यानी इस व्यक्ति का नाम था कि उपनिवेश तो बना के रखा ही था, और उसी टाइम पे यानी उसी काल में यानी उसी सदी में महान लेखक यानी फान बोई चाउ ने क्या किया, एक बुक लिखी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा कि पुस्तक लिखकर हलचल पैदा कर दी। उसने एक पुस्तक लिखी जो वियतनामी के लोगों के लिए काफी हलचल पैदा हो गया। ठीक है, उसी सदी में 1905 ईस्वी में जापान और रूस में युद्ध हुआ था। यानी कि वही एक ऐसा टाइम था। तो एक तो सबसे पहली बात, ये पुस्तक लिखने के बाद ये इतनी हलचल मच गई कि लोग इस हलचल से परेशान हो गए थे। और उसके बाद क्योंकि इस बुक में वो बात ही ऐसी लिखी हुई थी, क्योंकि वो सारी बातें कौन से बातों में थे, राष्ट्रवादी बातों में थे, यानी राष्ट्रवादी विचारों में, जो राष्ट्र के प्रति विचार रखने वाले बातों में था। और उस बुक में यही सारी बातें लिखी हुई थी, जिस वजह से वियतनाम यानी हिंद चीन के लोग और वियतनामी में क्या हो गया, हलचल मच गया कि नहीं भाई, हमें जो है अपने जो है युद्ध के लिए हमें अच्छी रणनीति अपनानी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, पुस्तक लिखकर हलचल पैदा कर दी। उसी सदी में 1905 यानी 1905 ईस्वी में जापान और रूस में युद्ध हुआ था। सबसे पहली बात क्या है कि वियतनाम के अंदर ही यानी क्या हुआ था कि जापान और रूस में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रूस हार गया था। किससे? जापान से। और फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध में कोचिन, चीन, अन्नाम, तोकिन शहरों से सैनिकों को भर्ती में लिया गया था। असल में इसको लेने का क्या अर्थ था कि उसी वक्त रूस में क्या हुआ था ना कि प्रथम विश्व युद्ध जो छिड़ा था, तो उसमें रूस की सेनाएं घट गई थी। तो वियतनाम में जितने भी मजदूर थे और जितने भी वियतनाम में उपनिवेश लोग थे, और उसमें कुछ अकलमंद भी थे, कुछ मजदूर क्लास के लोग थे, उन सभी लोगों को क्या किए, वो साथ में लेके चले गए। कहाँ? रूस लेके चले गए। ठीक है, और उसके बाद फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध में कोचिन, चिन, अन्नाम, तोकिन शहरों से सेनाओं को भर्ती में लिया गया। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, फ्रांस ने फिर उसको क्या किया, तो उसी बीच में, ठीक है, तो क्या कहा, भर्ती ले लिया गया। उनमें से किसान और मजदूर था। उसमें क्या थे? किसान और मजदूर भी था, जिसमें से किसान और मजदूरों की यानी मजदूरों की क्या हो गया, मौत हो गया। यानी किसान और मजदूरों का क्या हो गया, मौत हो गया। इससे हिंद चीन के जनता 1919 ईस्वी में इसका बहिष्कार आंदोलन चलाया कि आखिरकार हमारे जो सैनिकों को जो लेके गया फ्रांस के लोगों ने, तो वो आखिर हमारे इसके साथ ऐसा क्या किया, क्यों किया ऐसा। ठीक है, जिस वजह से ये परेशानी छा गई थी। तो मैंने इस प्रश्न का जो जवाब आपको दिया, आप बोर्ड के अकॉर्डिंग में आप इतना लिख देंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हनोई समझौता का वर्णन करें। हनोई एक जगह है, ठीक है, जिसके बारे में कहा कि समझौता है। तो कहता है कि कैसे समझौता करेंगे, आइए। तो फ्रांस ने
घोषणा की, यानी फ्रांस ने घोषणा की कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को यूनियन बना दिया जाए। ठीक है, हनोई शहर के अंदर, यानी फ्रांस चाहता था कि मेरा साम्राज्य जो है बड़ा हो जाए और हमसे बढ़कर कोई भी ना हो। तो हिंद चीन से जापान सेना के हटते ही, क्योंकि हिंद चीन में जापान सेना जो है कि वो जो है क्या होगा, जो किसी कारण से, यानी कि वो क्या हटे, और वो कारण ये था कि एक सम्मेलन बुलाया गया था। उस सम्मेलन में यानी कि पूरी तरह से फ्रांस के पास, यानी कि सॉरी, जापान के पास अपनी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बचा था, जिस वजह से उसे वियतनाम को, यानी हिंद चीन को छोड़ के जाना ही पड़ता। ठीक है, लेकिन जापान से सेना हटते ही फ्रांसीसियों ने सोचा क्या कि अगर जापानी हट रहा है तो क्यों ना हम वियतनाम पहुंचकर, और वियतनाम पहुंच जाते हैं और वियतनाम के लोगों के ऊपर हम अपना जो है कब्जा जमा लेंगे। लेकिन ये गलत हो गया और उसके ऊपर उल्टा भारी पड़ गया। क्या भारी पड़ गया, जरा सुनिए। तो फ्रांसीसी सेना वियतनाम पहुंचा और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हो गया। वो युद्ध इसीलिए हुआ क्योंकि पहले से ही वियतनामी तैयार थे। उसे मालूम था कि अगर चीन यहां से, यानी जापानीज लोग यहां से जाएंगे तो ये 100% ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसमें इसलिए उसने पहले से घात लगाए बैठे हुए थे। और वियतनामी जैसे ही फ्रांसीसियों को वियतनाम की पहुंचे तो दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इसमें इसमें से फ्रांसीसी वियतनामी सेनाओं के बीच पूरी तरह से, यानी फ्रांसीसी सेना, यानी कि फ्रांसीसी वियतनामी सेनाओं के, यानी फ्रांस में वियतनाम के बीच, सॉरी, तो क्या बोल रहे हैं, इसमें से फ्रांसीसी वियतनामी सेनाओं के बीच पूरी तरह से फंस गया। कौन, यानी फ्रांसीसी, और फंसा किसके बीच में, वियतनामी के बीच में। अब फंस, और फ्रांसीसी गया था अपने लालचिए के लिए, लेकिन फंस गया बुरी तरह से। और फंसने के बाद उनकी सेनाओं के बीच पूरी तरह से फंस गया, किसके, वियतनामी के सेनाओं के बीच में। और अंततः 6 मार्च 1946 में, ठीक है, यानी अंततः 6 मार्च 1946 में, यानी फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ। कहा कि नहीं, अब जो है समझौता कर लो, ये लड़ाई अच्छी नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो इस प्रश्न का भी जवाब हमने दे दिया। अब आप आइए नेक्स्ट प्रश्न। एक प्रश्न है कि पूरब की ओर चलो, ठीक है, यानी गो ईस्ट आंदोलन क्या थी। ये थोड़ा छोटा सा सवाल है, लेकिन मुझे लगा कि एग्जाम की दृष्टि से देख लेना चाहिए। ठीक है, तो कहता है ये 20वीं सदी का चलाया गया आंदोलन था। इसमें लगभग 300 वियतनामी छात्र थे जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान गया था। देखो, जब भी वियतनामी को एक बात का हमेशा उम्मीद आता था कि जापान मेरा साथ देगा, और देते भी थे। कुछ ऐसी बस ऐसा हालात आया तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद जापानी 300 छात्र जो है अपना वो राष्ट्रवादी गठन का, मतलब जो है वो एक गठन किया था और एक टुकड़ी बनाया था, सेना बनाया था, वो राष्ट्रवादी विचार के थे। ठीक है, और इसका मत, और इनका एक था, क्या कहना था कि अगर सीधी तरीके से, अगर फ्रांसीसी अगर सीधी तरीके से मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो हम युद्ध करेंगे। इसका मात्र एक लक्ष्य था कि फ्रांसीसियों को गद्दी से हटाकर पुनः, यानी नगुयेन राजवंश को गद्दी पर बैठा दिया जाए। यानी कहने का मतलब, ये जो 300 वियतनामी छात्र थे जो जापान से जो शिक्षा ग्रहण करके आए थे, उसका मानना था कि क्यों ना हम जा करके ऐसा करें कि हम चाहते हैं कि ये फ्रांसीसी ये गद्दी छोड़ दें और वे हिंद चीन और वियतनाम को वो खाली कर दे, और जो पुनः जो राजा पहले थे वही राजा आके बैठ जाए, जिसका नाम था नगुयेन राजवंश, जिसको गद्दी में बैठाना उन लोग का मात्र एक लक्ष्य था। और वो इसलिए बैठाना चाह रहे थे क्योंकि ये नगुयेन जो राजवंश थे, ये क्या थे, ये राष्ट्रवादी विचार के लोग थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया है, पॉल बार्नर्ड। ठीक है, पॉल यानी कि बार्नर्ड कौन था, उपनिवेश के विकास के बारे में उसका क्या विचार था। यानी ये जो थे ये अक्सर फ्रांसीसी लोगों के ये समर्थक में थे। ठीक है, ये किसके समर्थक में थे, यानी ये फ्रांसीसियों के समर्थक में था। यानी पॉल, ठीक है, बर्नार्ड
कौन था और उपनिवेश के विकास के बारे में उसका क्या विचार था। यानी ये इसका कहने का अर्थ था क्या कि जितने भी उपनिवेश आपको हिंद चीन में मिलता है ना, आप उन सारे उपनिवेशों को अपने काम में लगा और इससे क्या होगा, आपको माल इसमें जो है उद्योग में, उसके बाद मजदूरों की जरूरत कम पड़े, आपको मजदूरी और प्लस आपको जो है फसल उत्पादन वगैरह वगैरह चीजों में आपको बहुत फायदा होगा, तो आप उपनिवेश से ज्यादा लाभ कमाओ। ये एक राइटर था। ठीक है, तो आइए सुनिए। पॉल बर्नर्ड यानी कि पॉल बर्नार्ड, ठीक है, एक प्रभावशाली लेखक था। ठीक है, लेखक तथा नीति निर्माता था। यानी ये नीति क्या, इसका एक डिसीजन भी होता था और ये एक राइटर भी था। ठीक है, लेकिन ये था किसका, फ्रांसीसियों का। और ये किसके खिलाफ में था, ये वियतनामी के लोगों के लिए, यानी हिंद चीन के लोगों के लिए, जिसने फ्रांसीसी उपनिवेशों को यानी विकसित करने का प्रारूप प्रस्तावित किया था। यानी उसको रूपरेखा में लाया, प्रस्तावित किया और कहा, मेन उसका उद्देश्य क्या था, उसका कहना था कि उपनिवेश से लाभ कमाने के लिए बनाए गए हैं। यानी ये नियम जो बना रहे हो, ये ज्यादातर कोशिश करो कि उपनिवेश से, यानी ये जो पॉल बार्डर जो था ना, यानी बार्डर जो था ना, यानी बनार्ड जो थे ना, ये क्या चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा वियतनामी के लोगों को, उपनिवेश जितने लोग बने हैं उनसे ज्यादातर फायदा उठाओ, उनसे काम लो और अपनी देश की विकास करो, यानी फ्रांस के बारे में ज्यादा सोचो। अब आइए एक नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है क्या, हु इन, ठीक है, हु हिन फू सो कौन था। यानी कहता है कि ये कौन था व्यक्ति और साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को प्रेरित करने में उसकी क्या भूमिका थी। तो देखिए, हुइन फू सो एक बौद्ध धर्म का संचालक थे। वो क्या थे, बौद्ध धर्म का एक संचालक था। जो बोधि धर्म को यानी बुद्ध धर्म को मानते थे, वो बोधि धर्म के थे। मेकोंग डेल्टा क्षेत्र के निवासी थे। एक मेकोंग एक जगह है जहां के वो डेल्टा ही जगह है, ठीक है, उसी क्षेत्र के वो एक निवासी थे, यानी रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और उसके बाद वह चमत्कार करता था। चमत्कार क्या, यानी अपनी कला से इतने अच्छे अच्छे काम करके दिखाते थे लोगों को और अच्छे हुनर भी बताते थे और लोगों को जीने का ढंग और जो उसका जो रुतबे होती है, जो काम करने का तौर तरीका होता था, वो अक्सर बताया करता था। ठीक है, और गरीबों की मदद करता था। उसका काम था कि गरीबों की मदद भी करना है। वह साधारण जीवन में विश्वास रखता था। यानी उसका कहने का मतलब कि जितने साधारण रहो, सिंपल रहो, उतना ही अच्छा है। जितना मतलब साधारण लाइफ से आगे बढ़ोगे उतनी परेशानी होगी। ठीक है, अतिरिक्त धन का उपयोग जरूरतमंदों के लिए करना चाहिए। यानी कहता है कि आपके पास अगर धन ज्यादा है और आपके पास अगर धन ज्यादा है तो आप ऐसा करो कि आप धन को जो है लोगों में बांटो, लेकिन आप ऐसा मत करो कि आपके पास जो, अगर आपके जरूरत के अलावा, अगर कोई और भी धन है तो आप अपनी धन को उनके इसमें आप देने की कोशिश करो और उन जरूरतमंदों को मदद करो जिनको इनकी जरूरत है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एक प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्रश्न में है कि फान बॉई चाउ कौन था। ये भी एक व्यक्ति का नाम है। मुझे लगा छोटा प्रश्न है, देख लेना चाहिए। तो फान बॉई चाउ 20वीं सदी के वियतनामी राष्ट्रवाद के यानी कर्णधार थे। यानी कर्णधार मतलब जो वो बताने वाले व्यक्ति थे और उनका विचार था, वो सही सोचते थे। ठीक है, और उन्होंने 1903 ईस्वी में यानी कि रेवोल्यूशनरी, ठीक है, यानी कि रेवोल्यूशनरी, ठीक है, नरी सोसाइटी नामक दल का गठन किया। यानी उसने एक जो दल बनाया, ठीक है, जिस दल का नाम रेवोल्यूशनरी, ठीक है, सोसाइटी नामक दल को गठन किया था। और कब किया था उसने, 1903 ईस्वी में। ठीक है, जिसका अध्यक्ष राजकुमार कुआंग दे को बनाया। यानी कि राजकुमार कुआंग दे बने वहां के राजकुमार। कहां पर, यानी कि फान बॉई चाउ के द्वारा जो बनाया गया व्यक्ति था। ठीक है, तो कहने का मतलब वो एक सोसाइटी नामक दल का गठन किया, जिसका उद्देश्य कि अध्यक्ष को वो बनाया था, उसी सोसाइटी के अंदर एक अध्यक्ष को भी तैयार किया, उसी अध्यक्ष को बनाया था। ठीक है, तो जो प्रश्न मैंने आपको बताया, अब आप ऐसा करें कि आप इन प्रश्नों का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पेज का ले लीजिए। ठीक है,
चलिए इस पेज का आप पहले प्रश्न का भी ले लीजिए, पहले चैप्टर का नाम ले लीजिए। चलिए आपका ये हो गया, ये नंबर हो गया स्क्रीन। अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए और लगे हाथ आप इस प्रश्न का भी, यानी इस प्रश्न का भी ले लीजिए और आप इस प्रश्न का भी ले लीजिए, दोनों का ले लीजिए, दोनों ही आ जाएगा ऊपर। ठीक है, चलिए अब आप इस साइड का भी ले लीजिए। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो मैंने आप लोगों को जो वीडियो में बताया, जो आप लोगों के लिए मैंने जो क्वेश्चन तैयार करके मैंने आप लोगों को जो दिया है, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले अगर आप लोगों को मेरी क्वेश्चन, अगर आप लोग को जो मैंने जो वीडियो बनाया, जो आप लोग को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना प्यारा सा कमेंट भी लिखो। ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।